तो कना, हाँ, कना मगल जन फे ह कु आज पट आयु। है ये बनाया हुआ फार्मूला है शुक्ला जी का, ध्यान से देखें, जिसे मैंने खुद बनाया है। इससे आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पे आधारित क्वेश्चन एकदम आसान हो जाएंगे। तो इसको याद करना है, कैसे है कि कना मग अल जन फे ह कु आज पट आयु। है ये भैया सक्रियता का घटता क्रम है। तो निश्चित तौर पे अगर आप इसको लर्न करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के किसी भी प्रकार के क्वेश्चन एकदम इजी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, साइंस सोल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शुक्ला सर। स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी पर आधारित जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और ये जान लीजिए, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, कोई भी कंपटीशन हो, इससे एक क्वेश्चन जरूर रहता है। बोर्ड परीक्षा में तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्युत रासायनिक श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस पे हम आपको आसान सी ट्रिक बताएंगे कि कैसे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को प्रिपेयर करें, जिससे आसानी से आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है, that is known as electrochemical series। ठीक है, ये होती क्या है? विद्युत रासायनिक श्रेणी की क्या डिफिनीशन है? तो तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है। राइट। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो गया कि इसमें तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, और ये तो परिभाषा ही हो गई। दूसरा हम कह सकते हैं कि अपचायक क्षमता के घटते क्रम में रखा गया है। ध्यान से देखें इसको, क्वेश्चन इसी पे आधारित होते हैं, घटते क्रम में। राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रियता के घटते क्रम में, सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। एक्चुअली देखिए दोस्तों, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान दिए गए हैं वो माइनस में है, 0 है, प्लस में है, तो बहुत मिनिमम डिफरेंस है उनमें। जैसे -3.16, फिर -3.10, -2.19। तो इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल बात है। तो इसके लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ जिसे आप याद करना। जैसे सक्रियता के घटते क्रम में, तो इसी पे सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कना ये देखिए, सक्रियता का घटता क्रम। अब मैंने इन्हें बड़े आसानी से लिख दिया है। ये ऊपर से नीचे रखी गई हैं, तो इसको मैं हॉरिजॉन्टल लिख दिया। ठीक है, हालांकि ये ऊपर से क्या है, नीचे की ओर वर्टिकल है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो देखिए, इसका मैंने अपने फार्मूला बनाया कि कना मगल जन फे ह कु आज पट आयु। कना मगल जन फैकू आज पट आयु। इसके आधार पे आप इन तत्वों को रख सकते हैं। राइट। ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है वो इसी में से, ये जो इतना है, जो तत्व दिए हैं, इसी पे आधारित होते हैं। तो आपका काम चल जाएगा आसानी से। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, तीसरा पॉइंट इसका है कि अगर अपचायक क्षमता के घटते क्रम में रखा गया तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि आक्सीकारक क्षमता के बढ़ते क्रम में। राइट। अपचायक क्षमता का घटता क्रम है तो आक्सीकारक क्षमता का क्या होगा? बढ़ता क्रम। तीसरा पॉइंट है कि जिन धातुओं का या तत्वों का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है,
वे तनु अम्लों से क्रिया करके तनु अम्लों से क्रिया करके H2 गैस, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। ठीक है, तो ये वैद्युत रासायनिक श्रेणी के प्रमुख लक्षण हैं। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर आगे आपको हम इस पे आधारित क्वेश्चन बताते हैं, किस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नोट कर लिए, ध्यान दें। क्वेश्चन ए, बी, सी तथा डी के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -3.16 वोल्ट प्लस 0.50 वोल्ट -1.50 वोल्ट तथा प्लस 0.59 वोल्ट है। इनके सक्रियता का घटता क्रम लिखो। ठीक है, कोशिश करें। चलिए बताते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। अभी हमने पढ़ा वैद्युत रासायनिक श्रेणी का जो लक्षण होता है कि तत्वों को उनके सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। ठीक है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव के घटते क्रम में रखा गया है। मानक इलेक्ट्रोड विभव के किसमें, बढ़ते क्रम में रखा गया है। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो इसमें सबसे कम जो इलेक्ट्रोड विभव वो किसका है, ए का, यानी ए जो है सबसे सक्रिय धातु होगी। कंपेयर करें दोनों स्टेटमेंट को कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया और सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया। मतलब क्या हुआ, जिसका मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होगा वो उतनी ही क्या होगी, सक्रिय धातु होगी। राइट, तो ए का मानक इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम है। इसके बाद किसका है, सी का, तो सी होगा। इसके बाद कौन है, प्लस 0.50 वोल्ट यानी बी होगा। और इसके बाद कौन सा होगा, सी, डी होगा। तो पहले ए हो गया, फिर सी का हो गया, फिर बी हो गया, फिर डी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। तो इस तरह का ये क्वेश्चन तो बहुत भैया इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो कृपया ध्यान दें और बड़े बारीकी से इस क्वेश्चन को समझ लें। ठीक है, नोट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे सक्रिय धातु है। तो ए के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका दिया है प्लस 0.50 वोल्ट, बी के लिए दिया है -2.19 वोल्ट, सी के लिए दिया है -0.63 वोल्ट और डी के लिए दिया है प्लस 1.36 वोल्ट। तो इन चारों में सबसे सक्रिय धातु कौन सी होगी, गेस करें। तो जिसके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान सबसे कम होगा। तो सबसे कम वैल्यू क्या होती है, जो माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है वो सबसे कम वैल्यू होती है, आप जानते हैं। तो इसमें बी का देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना है, -2.19 वोल्ट। इन चारों में सबसे कम वैल्यू इसी की है, तो इसमें सबसे सक्रिय धातु कौन सी होगी, हमारी आंसर होगा बी। ठीक है, अंडरस्टूड। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी मतलब सोडियम सामान्य ताप पर जल से क्रिया करता है जबकि मैग्नीशियम गर्म जल से क्रिया करता है, क्यों, क्या कारण है। इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए, कंपेयर किया जाए, सक्रियता हुआ, क्रियाशीलता हुआ, तो माइंड में सीधे आपके आना चाहिए क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तुरंत आपको ध्यान में आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने आपको जो फार्मूला रटाया कि कणा मगल जन फेहू आज पटायु, उसके बेस पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। हाँ, अब देखिए सोडियम, अब आप कहेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में बताया ना, कणा मगल जन फेहू आज पटायु, ये बताया। ठीक, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम का स्थान मैग्नीशियम से क्या है, ऊपर है। तो जब इसका स्थान ऊपर है तो ये क्लियर हो गया कि सोडियम मैग्नीशियम से अधिक क्रियाशील धातु होगी। तो इसलिए सोडियम बहुत अधिक क्रियाशीलता होने के कारण यह ठंडे जल में बहुत तीव्रता से क्रिया करती है। अब भैया जान लो, इतने तीव्रता से क्रिया करती है कि ये पानी में आग लगा देती है।
जब सोडियम हम पानी में डालते हैं तो ये नाच की क्रिया करता है, इतना तीव्र रिएक्शन होता है, इतनी तेजी से हाइड्रोजन गैस निकलती है कि पानी में आग लग जाता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा तत्व पानी में आग लगाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? सोडियम। और इसका कारण ये है कि सोडियम इज ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव मटेरियल, राइट। तो इसीलिए भैया कि सोडियम का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में मैग्नीशियम से ऊपर है, इसलिए सामान्य जल से आसानी से क्रिया कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम ठंडे जल से क्रिया नहीं करता, ये गर्म जल से क्रिया करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए बढ़िया सा क्वेश्चन, निम्न में कौन सा समीकरण सही है? फर्स्ट दिया है Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2 and second is Cu plus H2SO4 gives CuSO4 plus H2। सोच लिए, कुछ उत्तर समझ में आ रहा है? कौन सा समीकरण पॉसिबल है, कौन सा नहीं पॉसिबल है? तो भैया देखिए जवाब में क्या होगा कि कंपेयर करें, यहाँ जिंक है और ये क्या है? कापर। तो जिंक का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में, फिर वही चीज आ गया, कना, बताया ना आपको, याद करो बार बार, कना मगल जन फेहर कु आर पट आयु। चलो इसको मिटाते ही नहीं। अब देखिए जिंक का स्थान हाइड्रोजन से क्या है? ऊपर है, इसलिए ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसमें से। क्लियर? लेकिन कापर का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से क्या है? नीचे है, इसलिए यह हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं कर सकता। तो दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज पॉसिबल वेयर दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, ये रिएक्शन नहीं हो सकती। तो ये समीकरण हमारा क्या है? गलत है। समझ में आया? ऊपर वाली रिएक्शन होगी, नीचे वाली रिएक्शन नहीं होगी, नोट करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे कम क्रियाशील धातु तत्व है। देख ले क्वेश्चन, जवाब बताएं। ये चार तत्व दिए गए हैं, मैग्नीशियम, जिंक, गोल्ड, आयरन। इन चारों में सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी होगी? तुरंत आपके दिमाग में विद्युत रासायनिक श्रेणी आना चाहिए। तो जिस धातु का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे नीचे है या नीचे है, वो क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। अब देखिए इनमें गोल्ड जो है, गोल्ड का स्थान विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या है? नीचे है, इसलिए इसका जवाब क्या होगा? आंसर क्या होगा? गोल्ड बहुत कम क्रियाशील धातु होती है, इसलिए गोल्ड कभी जो है देखिए हमेशा पीला रंग उसका गायब नहीं होता, वो अन्य रंग मतलब न तो काला होता है, न कोई भी उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। लोग सोने के गहने पहनते हैं, जैसे पहनते हैं वैसे ही रहता है, ठीक है। जबकि अन्य चीजें हैं, कोई काली हो जाएगी, कोई और चीज, कोई दिक्कत हो, जंग लग जाएगा, लेकिन सोने पे जंग नहीं लगता, ठीक है। इसका कारण क्या है कि गोल्ड इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। समझ में आया? अगला और सबसे मजेदार, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है, क्यों? इसमें तो कुछ और भी नॉलेज लें। कॉपर सल्फेट, देखिए इस पे एक और क्वेश्चन आता है कि कॉपर सल्फेट को और क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? तो कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला थोथा। कई बार पूछा गया है कि नीला थोथा किसे कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट को, क्रिस्टली कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं? नीला थोथा, राइट। अच्छा, दूसरी बात, किसी भी विलयन के रंगीन होने का कारण क्या होता है? तो भैया जान लें कि कोई भी विलयन रंगीन क्यों होता है, तो आयन रंगीन होते हैं। अगर
कोई विलयन है, आयनित हो रहा है, तो आयन अगर उसमें बन रहा है तो आयन के अपने कलर होते हैं। तो कॉपर सल्फेट विलयन में आप जानेंगे, कॉपर सल्फेट को जब हम जलीय विलयन बनाएंगे तो ये Cu पर +2 और SO4 पर क्या देगा, -2 देगा। तो कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर आयन बनता है, ये नीले रंग का होता है, जिसके कारण विलयन का रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। क्लियर। अब देखिए, जब हम इसमें लोहे की कील डाल देते हैं, आयरन की कील डालते हैं, तो फिर तुरंत आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में आयरन का स्थान कॉपर से क्या है, ऊपर है। तो जिन तत्वों का स्थान ऊपर है वह विलयन से अपने से नीचे के तत्वों के विलयन से उस तत्व को क्या करते हैं, अपक्षयित कर देते हैं। राइट, अपक्षयित कर देते मतलब उसको विस्थापित कर देते हैं। तो रिएक्शन क्या होएगा, Fe plus CuSO4 that will be equal to FeSO4 plus Cu। मतलब क्या हुआ, कॉपर सल्फेट विलयन से आयरन, लोहे की कील कॉपर को क्या कर देगी, विस्थापित कर देगी। तो कॉपर जब विस्थापित होगा तो ये परमाणु, इस पर कोई आवेश नहीं है। हमने कहा आयन रंगीन होते हैं, आवेशित परमाणु आयन होते हैं, आयन रंगीन होते हैं। तो ये आयन रंगीन, जो इसका नीला रंग था Cu पर +2 आयन के कारण, अब Cu बन गया, तो इसलिए विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।